कहते हैं राजनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही कोई परमानेंट दुश्मन, लेकिन हालातों के हिसाब से हर राजनीतिक दल अपना अपना हित साध ही लेता है और राजनीति की डिक्शनरी में इसी साथ को गठबंधन कहा जाता है। देश में चल रहे चुनावी मौसम को देखते हुए तमाम जो राजनीतिक दल हैं, सत्ता और विपक्ष दोनों ही गठबंधन की राजनीति की सांठगांठ में जुट गए हैं। चुनावों में जीत की गारंटी का दावा करने वाली बीजेपी भी अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए उतर चुकी है और गठबंधन की राजनीति ने देश की सियासत के रंग ढंग को बदल कर रख दिया है। चुनाव की तारीखें करीब आई, पार्टियों को अपनों की सौधाई। कुनबा मजबूत करने की मची होड़, सत्ता विपक्ष ने शुरू किया जोड़-तोड़। जनादेश बटोरने का शुरू घमासान। गठबंधन, किसका फायदा, किसका नुकसान? एक तरफ सुखबीर सिंह बादल, चंद्रबाबू नायडू, शिंदे की शिवसेना, जेजेपी के अजय चौटाला। दूसरी तरफ राहुल गांधी, ममता, केजरीवाल, अखिलेश। 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और सबसे खास 2024 का लोकसभा चुनाव। चुनावी साल में हर पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, अपना दमखम दिखा रही, जीत का दावा कर रही, विरोधियों को पटखनी देने का दम भर रही। लेकिन सत्ता और विपक्ष में जो एक बात कॉमन हो गई है वो है गठबंधन की ताकत को मजबूत करने की। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों की इस कोशिश ने लोकल और छोटे दलों के भाव बढ़ा दिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही बीजेपी अब सीरियस मोड में आ चुकी है और उसने कई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। इन्हीं में से एक है पुराने साथियों की वापसी, क्योंकि बीजेपी नए गठबंधन के साथ एनडीए में नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है। इसकी एक बड़ी वजह नीतीश कुमार भी है, जो कि देश भर के विपक्षी और बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट लाने की कवायद में जुटे हैं। मोदी नाम केवलम के साथ बीजेपी पिछले 9 साल से देश की सत्ता को साधने की कोशिश कर रही और यही वजह है कि एनडीए महज एक नाम का गठबंधन बनकर रह गया। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी जुदा है। महंगाई, बेरोजगारी, ईडी, सीबीआई जैसे मुद्दे हों या राहुल गांधी की पदयात्रा और सांसदी जाने जैसे वाक्य, विपक्ष ने तमाम मुद्दों को जोर शोर से उठाया, जिसने राज्यों में बीजेपी की मजबूती को हिलाया भी है। चुनावी मौसम में कर्नाटक हार के बाद बीजेपी को भी समझ आ गया है कि बगैर साथियों के चुनावी संग्राम को जीत पाना आसान नहीं होगा। एनडीए के कुनबे को मजबूती देने के लिए बीजेपी ने पुराने सहयोगियों को साथ लाने की तैयारी शुरू कर दी। नई दिल्ली में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी कुछ इसी तरह की कोशिश बताई जा रही। इस मुलाकात से दोनों दलों के अपने गठबंधन को दोबारा जीवित करने की अटकलें तेज हो गईं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनावों और आंध्र प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। आपको बता दें कि 2018 के बाद से नायडू के अमित शाह के साथ ये पहली मुलाकात थी। अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी की हाल की चंडीगढ़ यात्रा भी इसी वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने कई मौकों पर बादल परिवार के गांव का दौरा किया। ये तमाम बातें स्पष्ट रूप से अपने पुराने सहयोगियों के करीब आने के प्रयासों का संकेत देती। वहीं हरियाणा में जेजेपी की खट्टर सरकार से नाराजगी भी बीजेपी के लिए टेंशन की वजह बनी हुई है। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ था और बीजेपी हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को मनाने और साधने की तैयारियों में जुट चुकी है। आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में बातचीत कर रही है, खास तौर पे पंजाब में अकाली दल बीजेपी के नज़दीक आने के फिर से संकेत दे रहा है, उसी तरह 2014 में आंध्र प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने वाला टीडीपी भी
बीजेपी के साथ आने के लिए बातचीत कर रहा है। पार्टी में बंटवारे के बाद जेजेपी के नेता भी अपने दम पर हरियाणा में कुछ कारगर होंगे, ये नहीं दिखाई देता। इसी तरह से 2024 के जब लोकसभा चुनाव आते आते और भी कुछ नए छोटे दल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में अगर जेजेपी बीजेपी का साथ छोड़ती है तो पिछले 4 साल में जेजेपी 9वीं राजनीतिक पार्टियां होंगी जो एनडीए गठबंधन से बाहर जाएगी। 2019 के बाद एनडीए के कई नए और पुराने सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ चुके। इनमें शिवसेना, जेडीयू और शिरोमणि अकाली जैसे प्रमुख दल भी हैं। केंद्र में सरकार होने और विपक्षी एकता की कवायद के बीच एनडीए के बिखराव ने कई गुत्थियों को उलझा दिया। सबसे पहले हरियाणा के सियासी विवाद को समझते हैं, जिसने एनडीए की एकता पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की 90 सीटों में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। बहुमत के 46 सीटों से दूरी होने की वजह से बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। सरकार में जेजेपी को भी भागीदारी दी गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच कुछ मुद्दों और सीटों को लेकर विवाद शुरू हो गया। 2 महीने पहले जेजेपी की पेंशन वाली मांग को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। हाल ही में बीजेपी के राज्य प्रभारी विप्लव देव जिंद की उचाना कला सीट पर 2024 में बीजेपी कैंडिडेट उतारने की बात कही थी। उचाना कला सीट से 2019 में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की प्रेमलता सिंह को 47,000 वोटों से हराया था। जेजेपी ने साफ कर दिया है कि सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा और बीजेपी ज्यादा बयानबाजी करेगी तो गठबंधन पर फैसला किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सारा खेल लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर है। 2019 में बीजेपी हरियाणा के 10 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की थी। लोकसभा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी 3 सीट से कम पर शायद ही लड़ने को राजी हो। ऐसे में बीजेपी को अपने 3 सांसद खोने पड़ सकते हैं। मोदी सरकार के बनने के बाद से ही एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांगें उठती रही हैं, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी इस मांग को पूरा नहीं किया जा सका है। गठबंधन में संयोजक का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह पद भी अभी तक खाली है। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के सलाहकार हैं, लेकिन जब वो एनडीए गठबंधन में थे तो उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी। जानकार बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडिस सभी मुद्दों पर नेताओं की राय रखते थे और किसी भी विवाद के होने की स्थिति में तुरंत बैठक कर उस समस्या का निदान निकाल लेते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एनडीए के अंदर यह सब कुछ नहीं देखा जा रहा है। 1998 में एनडीए का गठन कर बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटी थी। हालांकि 13 महीने बाद सरकार गिर गई। बीजेपी ने एनडीए को और मजबूत किया और 1999 में 24 पार्टियों के सहयोग से एनडीए की सरकार बनाई। 2014 में भी बीजेपी एनडीए बनाकर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन बीजेपी को मिले पूर्ण बहुमत के बाद एनडीए के दलों में उथल पुथल शुरू हो गई। कई दलों ने आरोप खुद की उपेक्षा का भी लगाया। शिवसेना और जेडीयू जैसे पुरानी पार्टियों ने खुद को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। इन दलों का आरोप था कि बीजेपी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पीछे से खेल कर दी। इतना ही नहीं, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कृषि बिल के खिलाफ सरकार का साथ छोड़ दिया। इन दलों को कहना था कि बिल बनाने से पहले सहयोगी दलों से चर्चा नहीं की गई। 2019 के बाद तो एनडीए में भगदड़ से मच गई। पीएमके को छोड़ दिया जाए तो 1998 में सहयोगी रहे एक भी दल अब एनडीए का हिस्सा नहीं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 में बीजेपी के साथ जहां 29 दल साथ थे, वहीं 2019 में 18 दलों का साथ था। हालांकि 1998 की तुलना में एनडीए का जनाधार जरूर बढ़ा। खुद बीजेपी 10 राज्यों की सत्ता पर काबिज है। 6 राज्यों में सहयोग से सरकार चला रही, लेकिन फिर भी बदलती परिस्थितियों में बीजेपी को एनडीए की जरूरत महसूस होने लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेने की कोशिश कर रही है। खास तौर पे जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख दिल्ली में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, इसी तरह अन्य पार्टियों के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना संकेत दे रहे हैं। खासतौर पे पंजाब में अकाली दल। तो ये अभी नहीं मान सकते हैं कि एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई कमजोर पड़ेगा। गठबंधन को मजबूत करने जोर आजमाइश सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं हो रही,
बल्कि नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकजुटता की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम तो खा ली है, लेकिन नीतीश कुमार को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और फैसलों की फहरिस्त से टक्कर लेना आसान नहीं। उस पर कर्नाटक जीतकर कांग्रेस के हौसले सातवें आसमान पर है। एक तरफ कांग्रेस को एकला चलो का फॉर्मूला सुहाने लगा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस को लीडरशिप से कम कुछ भी मंजूर नहीं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के हाथ से कभी कांग्रेस की डोर छूट रही है, तो कभी ममता और केजरीवाल छिटके जा रहे हैं। विपक्षी एकता की कवायद को धार देने के लिए नीतीश कुमार ने एक और तारीख का ऐलान किया। सभी विपक्षी दलों से मंजूरी मिलने के बाद 23 जून 2023 की तारीख बैठक के लिए तय की गई। बैठक को अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल के नेताओं की मंजूरी मिल गई। 12 जून 2023 को विपक्षी दलों की बैठक को टालने के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बैठक में शामिल न होना बताया जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि 23 जून 2023 को राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार देश के हर एक विपक्षी दल को जोड़कर बीजेपी को केंद्र के साथ साथ राज्यों की सत्ता से भी बेदखल करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इस मुहिम से बहुत से पहले ही किनारा कर चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही नीतीश कुमार की विपक्षी एकता से दूरी बना चुकी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पहले ही बैठक में आने से मना कर दिया था। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ही अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि वो किसी भी विपक्षी एकता में शिरकत नहीं करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी खुद को किसी भी गठबंधन के साथ खड़ा नहीं करना चाहते। जेडीएस नेता कुमारस्वामी भी विपक्षी एकता से दूरी बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई भी गठबंधन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर बनता भी है तो वो गठबंधन का एक राज्य के अलावा दूसरा राज्य में असर नहीं है। अगर हम मान भी लें कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना भी लें, तो बाकी राज्यों में किसी पार्टी की ताकत नहीं है। और बीजेपी के खिलाफ जो भी मोर्चा बनेगा वो कांग्रेस की अगुवाई में ही ज्यादा मजबूत बन सकता है। कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस 2024 को लेकर उतावली हो चली। तभी तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपके समर्थन पर खामोश कांग्रेस ने न सिर्फ केजरीवाल की मौजूदगी वाली मीटिंग का न्योता कबूल किया, बल्कि बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी पर भी रजामंदी की मुहर लगा दी। हालांकि कभी ममता बनर्जी की तरह तीसरे मोर्चे का राग अलापने वाले के चंद्रशेखर राव की शिरकत पर सस्पेंस अब भी कायम है, लेकिन नीतीश के निमंत्रण पर 15 दलों के नेताओं की बैठक ने बीजेपी को बेचैन कर दिया। और यही वो बड़ी वजह भी है जिसने बीजेपी को अपने गठबंधन की तरफ ध्यान देने को मजबूर किया।